हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं हूँ आपकी पॉलिटिकल साइंस के मेंटर, गाइडेंस करो, चीयर लीडर, जो भी बोलना चाहते हो आप बोल लो। और हम सब लोग साथ में क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस को जो है फोड़ने वाले, उसकी पुंगी बजाने वाले हैं। सो किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, वही जो है टेक्निक यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखो यार, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि क्या मैम पॉसिबल है 100 आउट ऑफ 100 लाना? अरे भैया, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। इतने सारे बच्चे हमारे 100 आउट ऑफ 100 जो है लेकर आ चुके हैं ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में। तो हर चीज़ पॉसिबल है। इट्स जस्ट आपको अभी से उसी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाकर जो है पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज 100 आउट ऑफ 100 लाना आसान नहीं होता यार, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह भी होते हैं, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, हर टाइप का क्वेश्चन आता है। तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको आता हो ऐसा पॉसिबल है, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अभी से जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यार आपको ये समझना है कि आपकी 80 मार्क्स की तो थ्योरी आती है ना, और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आता है। तो ये 20 मार्क्स तो बच्चों को बहुत आराम से मिल जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल होती है, आपका वाइवा होता है और हर टीचर जो आपको इसमें मार्क्स देता ही देता है। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि प्रैक्टिकल में आपके मार्क्स कटे हो। सो मेक श्योर करो कि आपके ये 20 में से एक भी मार्क्स ना कटे, ठीक है, तभी आपके 100 मार्क्स पॉसिबल है। ऑल्सो ये जो 80 मार्क्स की थ्योरी है, ये आप सभी की मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। 80 मार्क्स की थ्योरी है। यहाँ पे आपके पास दो किताबें पॉलिटिकल साइंस में, एक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जहाँ से 40 मार्क्स का पेपर आता है। यहीं पर आप देखोगे हमारी पार्ट बी है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, 40 मार्क्स। मतलब दोनों ही बुक हमारी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक किताब को तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया और दूसरी किताब को हमने जो है छुआ तक नहीं है, बिकॉज दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो आपको उसी हिसाब से जो अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, दोनों ही बुक्स को साथ में जो है यहाँ पे उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करो, अगर आपको ऐसा लगता है साथ में नहीं उठाना, तो पहले एक बुक अच्छे से कंप्लीट करो, फिर दूसरी बुक। अगर लगता है कि दोनों को साथ साथ लेकर चलो, तो साथ साथ लेकर भी आप चल सकते हो, क्योंकि दोनों ना थोड़ी अलग है। एक वर्ल्ड के बारे में, एक इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में है। तो थोड़ा सा अगर आप लगता है तो आप एक किताब को भी उठा के पहले उसको खत्म कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू, टोटली आपकी टीचर कैसे पढ़ा रही है, आप कैसा पढ़ना चाह रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक आपकी 10 मार्क्स की आती है और वाइवा आपका जो 10 मार्क्स का होता है। तो ये 20 मार्क्स तो मैंने आपको बता दिया, ये तो आपके हाथ में पूरे पूरे है। अब अगर हम बात करें तो ये चैप्टर्स है जो कि आपके पार्ट ए में आ रहे हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ग्लोबलाइजेशन, है ना। और बी अगर इसमें देखोगे आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यहाँ पे भी 8 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, वहीं पे क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, रीसेंट एस्पिरेशन, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये 8 चैप्टर और 7 चैप्टर, यहाँ पे आपके जो है 15 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे 15 चैप्टर, आप आराम से यहाँ पे आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेन चीज यहाँ पे देखने की मैम कौन कौन से चैप्टर है जिनकी मार्क्स जिसमें सबसे ज्यादा है। तो अगर आप अगर आपकी पहली बुक देखोगे तो उसमें ये दोनों चैप्टर तो मैम यहाँ पे मार्क्स है, ये नंबर ऑफ पीरियड्स है जिसमें आपके कंप्लीट हो सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपने आर्ट्स डिवाइड कर सकते हो कि अच्छा सीबीएसई एनसीईआरटी ने हमें इतने नंबर ऑफ पीरियड्स दिए, तो मतलब मुझे भी इतना टाइम इस चैप्टर में लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मार्क्स देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स जो है 6-6 मार्क्स का है। ग्लोबलाइजेशन आपका जो है 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, सबके ऊपर आपको इक्वली इंपॉर्टेंस यहाँ पे देनी पड़ेगी। वहीं पर इस चैप्टर में आप देखोगे एक ही ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा मार्क्स का है, एंड दिस इज आपका रीजनल एस्पिरेशन नहीं है, आपका रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। अगर आप देख रहे हो बिल्कुल लास्ट चैप्टर आपकी इस किताब का, ये जो है सबसे ज्यादा मार्क्स का है, एंड दिस इज फॉर 8 मार्क्स। बाकी अगर आप देखोगे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट छोटू सा है और 2 ही मार्क्स का है, और चैप्टर ये छोटा है भी, तो इसलिए जो है ये 2 मार्क्स की ही इसकी वेटेज है। बट कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मैम दोनों 40-40 मार्क्स के हैं, और ये वाला चैप्टर तो वैसे ही छोटा है, दैट्स वाई इसके मार्क्स जो है 2 है। बाकी चैप्टर 6-4 6-4 6-4 के ही है। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं मैम ये वाला चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले ये दिक्कत ये आती है कि एंड तक आते आते ना बच्चे इस चैप्टर के ऊपर सबसे कम इंपॉर्टेंस देते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है। सारे ही चैप्टर्स आप कह सकते हो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सभी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना यार आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो 100 मार्क्स के लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि यार अपनी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आप पढ़ रहे हो और आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस में सिर्फ टाइमलाइन चल रही है, वीडियोस में सिर्फ पढ़ा रहे हैं, आपको एनसीईआरटीज की लाइन नहीं पढ़ा रहे हैं, सो यार वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली आपको एनसीईआरटी की लाइंस डिसाइफर करनी आनी चाहिए। आपने पढ़ तो लिया, पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया, हाँ हाँ स्टोरी तो ये है, बट आपने एनसीईआरटी की लाइनें नहीं पढ़ी है, और एग्जाम में तो वही लाइनें आपको एज इट इज देखने को मिलेगी। आपको दे देंगे कि 4 स्टेटमेंट, इनमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अगर आपने एनसीईआरटी की लाइनें ही नहीं पढ़ी होगी, एनसीईआरटी की किताब ही नहीं पढ़ी होगी, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपके जो है फुल मार्क्स आ जाएंगे। सिर्फ इतना पढ़ के मुझे चैप्टर पूरा आता है, पूरा तभी आएगा जब आपको एनसीईआरटी की एक लाइन आती है। चाहे आप कोई सा भी टॉपर उठा के देख लो, कोई से भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, वो यही बोलेगा कि मैंने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार रिवाइज करी है। और देखो पॉलिटिकल साइंस में तो मैं ये भी सजेस्ट करती हूँ कि टाइमलाइंस बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पर्सनल टाइमलाइंस बनाइए, अपने पर्सनल फ्लैश कार्ड्स बनाइए अगर आपको ईयर्स याद नहीं होते हैं। बिकॉज क्रोनोलॉजी वाले जब क्वेश्चंस आते हैं कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, भैया सबकी टाइटा फिश हो जाती है, बिकॉज यार रिकॉल नहीं कर पाती है। तो एंड में जब आपके पास फ्लैश कार्ड्स, टाइमलाइन सब कुछ रहेगा, तो आप आराम से सब कुछ रिकॉल कर पाओगे, है ना। अगर आप खुद नहीं बना पा रहे हो तो यार टीचर के ऊपर डिपेंड हो, क्योंकि मैं तो अपने जब क्लास में करती हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें जो उनको प्रोवाइड कराती हूँ, कार्टून्स कराती हूँ, सब कुछ कराती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो वही बात है कि एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी मस्ट है लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन। मतलब एनसीईआरटी का एक जो पेज है ना, उसमें चाहे साइड में भी कोई कोटेशन लिखी हुई है, साइड में कोई कार्टून बना हुआ है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यू कांट मिस इट आउट। अब आप बोलोगे मैं बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, मैं बोलूँगी बोर्ड्स के पास सीयूईटी भी तो देना है ना, तो मैं तो दोनों के तैयारी जो है यहाँ पे फोकस कर रही हूँ। वैसे तो ये मेन जो वीडियो है बोर्ड्स के लिए, बट सीयूईटी की भी बात करें तो सीयूईटी भी आपका तभी निकलेगा जब आप लाइन बाय लाइन जो है यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। ऑल्सो मैंने ये लिखा है, डोंट इग्नोर कार्टून्स, क्लिपिंग, सोर्सेज, मैप। प्लीज इग्नोर नहीं करना है कि यहाँ से थोड़ी पूछेंगे, अरे यहाँ से थोड़ी पूछेंगे, जहाँ पे आपको लगता है यहाँ से नहीं पूछेंगे, भैया वहीं से क्वेश्चन जो आ रहे हैं। सो यू कांट इग्नोर कार्टून्स, क्लिपिंग्स एंड सोर्सेज एंड मैप्स। ओके, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाओ, ठीक है, कंसाइज नोट्स बनाओ, टाइमलाइंस बनाओ, टाइमलाइंस बनाओ, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, टाइमलाइंस, फ्लैश कार्ड्स, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिकॉज अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी, बट जब एंड में जब आपको एक दिन की छुट्टी मिलेगी और आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपको इनकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी, ठीक है। तो अभी से आपके पास टाइम है, तो अभी से इसको बनाना स्टार्ट कीजिए। ऑल्सो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के भी बीच बीच में देखिए, कोई चैप्टर स्टार्ट करो तो पहले पीवाईक्यूज देख लीजिए, अच्छा इस चैप्टर में से किस किस तरीके के क्वेश्चंस, मतलब आपके 2 मार्कर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 मार्कर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 6 मार्कर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एमसीक्यूज यहाँ से कौन एमसीक्यूज इस चैप्टर से आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये उठा के आपको देखना है। वो मैं भी कराऊंगी यार, वो सारी चीज़ें मैं भी कराने वाली हूँ, तो वो आप टेंशन मतलब वो भी हम करेंगे। अब यहाँ पे अब बात, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम 6 मार्क का क्वेश्चन हमसे नहीं लिखा जाता, बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हमें कैसे लिखना है। तो यार आंसर राइटिंग के लिए मैं एक अलग से भी प्रॉपर वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगी कि हमें एक आंसर कैसे लिखना है। बट फॉर अ स्टार्टर मैं ये बताना चाहूँगी, जब भी आपका कोई आंसर होता है तो स्टार्टिंग में आपकी क्या होनी चाहिए, एक इंट्रो होनी चाहिए, फिर मेन जो है बॉडी होनी चाहिए जिसमें आप आंसर अपने पॉइंट्स में लिखोगे, और फिर एक कंक्लूजन ना भी हो तो भी चलता है। वो तो कंक्लूजन हम मोस्टली जब उसमें देते हैं जब हमें कोई चीज़ एनालाइज करनी है या फिर कुछ करना है, उसमें हम कंक्लूजन देते हैं। बट अगर आपको कोई एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन है तो उसमें कंक्लूजन ना भी दोगे तो भी आपको चलेगा। हेडिंग्स और सब हेडिंग जरूर यूज कीजिए। एक पॉइंटर लिखा, कीवर्ड लिखा, अब उसको एक्सप्लेन किया, कीवर्ड लिखा उसको एक्सप्लेन किया, कीवर्ड लिखा उसको एक्सप्लेन किया, है ना। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप चाहते हो कि एग्जामिनर देखे, ये वाला पॉइंट, ये क्योंकि मेरे आंसर को जो है पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप उसको पेंसिल के साथ ज़रूर अंडरलाइन कीजिए जितना हो सकता है। अगर आप कोई प्रोसेस समझा रहे हो, कोई क्रोनोलॉजी समझा रहे हो, तो कोई आपने जो एक फ्लो चार्ट बना के दिखा दिया, है ना। तो इस तरीके से अगर आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करोगे तो मजाल है कोई टीचर यार आपके मार्क्स काटेगा। कोई टीचर मार्क्स नहीं काटता है, टीचर तो मार्क्स देने के लिए बैठा है, बस आपको जो है उसको वो कंटेंट देना है जिससे वो आपको फुल मार्क्स जो है यहाँ पे दे देगा। ठीक है, बातें समझ आ रही है बच्चे। वहीं पर जो आपको कॉमन मिस्टेक्स जो यहाँ पे आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके एक दो मार्क्स, देखो 95 से अबव लाने वाला बच्चा इतना सारा है ना, इतना सारा है,
बट हमें 95 से अबव नहीं यार, हमें तो 100 लाने, क्योंकि वो 100 वाला बच्चा बहुत कम है। 95, 96, 97, 98, 99 इवन बहुत बच्चा है। बट वो जो सिर्फ 100 जो अकेला सा चमकता है ना, वो वही बच्चा है जो कि कोई मिस्टेक नहीं करता है, जो बिल्कुल प्रॉपर हर चीज़ करता है। तो जो मिस्टेक जो बच्चे करते हैं अक्सर, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं, वो ये है कि वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। देखो हर बच्चा जो है आंसर राइटिंग में अच्छा नहीं होता है, कुछ बच्चों को इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो प्लीज़ आंसर राइटिंग लिखना जो है अभी से स्टार्ट कीजिए। और कर भी रहे कुछ बच्चे, मुझे भेजते हैं पर्सनली कि मैम मेरा आंसर देखो, चेक करो क्या सही आ रहे हैं नहीं, है ना। राइटिंग टू मच और टू लिटिल, देखो आपको मार्क्स जितनी दी हुए उसके अकॉर्डिंगली आंसर लिखना है। अगर 6 मार्क्स है तो 6 मार्क्स में 6 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। अगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास 1-2 एक्स्ट्रा है तो लिख सकते हो, 6 से 7-8 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना कि कहानियां भर के ला रहे हो कि उसकी वजह से पेपर ही छूट गया। और कम तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ज़्यादा को एक बार को चल जाएगा बट कम तो बिल्कुल नहीं चलेगा, बिकॉज कम लिखने पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। वहीं पर स्किपिंग एनसीईआरटीज, डायग्राम्स, कार्टून, साइड बॉक्सेस, ये तो सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं। कार्टून नहीं पढ़ के गए, है ना, कार्टून आ गया, उसमें पूछ लिया कि ये इंसान कौन है इस कार्टून में, ये किसको इंटरप्रेट कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर आपको आता नहीं होगा तो आपका पूरा 2-3 मार्क्स जो है यहाँ पे कट जाएंगे। तो ये आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप PYQs नहीं करके जा रहे हो तो यार आपको एक आइडिया ही नहीं मिलेगा कि चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। मे बी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज ही नहीं कर रहे हो और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको पढ़े जा रहे हो, तो आपको PYQs देखे जाना ज़रूरी है। और अगर आप सिर्फ NCERT पे स्टिक नहीं करते हो तो ये भी एक सबसे बड़ी गलती है। बच्चे जो रेफरेंस बुक जो है उठा लेते हैं, बस उन्हीं को पढ़ते रहते हैं, गाइड उठा लेते हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ NCERT पर ही फोकस करना है। NCERT नहीं करोगे तो भूल जाओ, 100 मार्क्स अब बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। और अगर आप चाहते हो, एक और कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि आप प्रॉपर गाइडेंस नहीं लेते हो। यार एक प्रॉपर टीचर की गाइडेंस, एक प्रॉपर मेंटर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको गाइड करेगा स्टेप स्टेप पे कि क्या क्या होना चाहिए। तो उसी के लिए इफ़ यू वांट कि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में प्रॉपर तरीके से गाइड करूँ और सारी चीज़ें कराऊँ, कार्टून, साइड बॉक्सेस वगैरह वगैरह, सो वी हैव दैट इन आर बैचेज़। अगर आपने मेरी नॉर्मल क्लासेस भी देखी सो यू नो दैट कि मैं सारी चीज़ें कराती हूँ, और भी यूट्यूब पे भी क्लासेस हो रही है। सो आप जो है, वैसे तो आधार 4.0 भी आ गया है, आरंभ 4.0 भी आ गया है, मैं आपको दिखा दूंगी, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। आधार इज़ फॉर क्लास 12 एंड आरंभ इज़ फॉर CUET, और दीज आर द महापैक, जिसमें पूरे साल जितने भी बैचेस आएंगे वो आपको इंक्लूड होते रहेंगे, टेस्ट सीरीज आएंगे, प्रैक्टिस सेट आएगा, सब कुछ इंक्लूड होगा। और अगर आपको इनको लेना है तो यार एक कोड होता है जिस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ASHI40 अगर आप यहाँ पे कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको जितना भी अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपके ऑटोमेटिकली लग जाएगा, आपको ये लगाना होगा, ठीक है। तो एक बार जो है मैं दिखा देती हूँ कि आपको यहाँ पे किस तरीके से जो है यहाँ पे चेकआउट करना है। तो आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट या ऐप डाउनलोड कर लेनी है। आपको यहाँ पे UG एंड PG एंट्रेंस में जाना है। आप CUET आर्ट में जाइए, नॉर्मल CUET आर्ट्स में जाइए, यहाँ पे आपका बोर्ड्स का और CUET का दोनों का बैच होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आप ड्रॉपर हो या ड्रॉपर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा अचीवर्स बैच भी है, ठीक है। अगर आपने जो पहले गलतियाँ कर दी आप वो नहीं करना चाहते हो, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बैच एंड दिस इज आरंभ बैच। और ये आधार है, आधार क्लास 12th के लिए है, जिसमें आपको सिर्फ क्लास 12th पढ़ाई जाएगी, CUET नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आपको इसको लेना है तो आप यहाँ पे जो है कूपन कोड का ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे आप ASHI40 लगाइएगा, ओके। तो ये आपको 3698 का आपको पड़ जाएगा। कितने का पड़ेगा? 3698 का आपको पड़ेगा। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी, है ना, सारी चीज़ें, सारे नोट्स एंड ऑल, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू। ऑल्सो अगर हम बात करें, अगर आप जाते हो आरंभ पे, दिस इज फॉर CUET, ठीक है। CUET के लिए आप चेकआउट कर सकते हो। CUET वाला बैच आपको लेट्स सी कितने का पड़ेगा। यहाँ पे अगर कोड लगाओगे ASHI40 तो ये आपको यार 6985 का पड़ रहा है। सो देख रहे हो बहुत ज़्यादा प्राइस जो है यहाँ पे कम हो गया आपका, और ये आपको 6985 में मिल रहा है। और यहाँ पे आपको यार GAT, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, पूरा ह्यूमैनिटीज़ डोमेन, इकोनॉमिक्स, सब कुछ मिलेगा ओनली फॉर 6985। बट यहाँ पे आप देखोगे सबसे बेस्ट तो यार जो मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ वो तो महापैक ही होता है। आई नो थोड़ा महंगा होता है, बट उसमें क्या होता है, आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, मतलब एवरी पॉसिबल थिंग। आगे जितने आने वाले बैचेस होंगे, प्रैक्टिस बैच होगा, सब कुछ होगा। प्रिंटेड बुक्स वाला भी है, विदाउट प्रिंटेड बुक्स वाला भी है। विदाउट प्रिंटेड बुक्स वाला भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये भी आपको जो है 9862 का पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कौन सा बैच लेना है, इसको लेके कोई कन्फ्यूजन आती है या फिर कोई डाउट आता है, कोई गाइडेंस चाहिए, सो यू कैन डेफिनेटली मेल मी at ashi.sharma@adda247.com। ऑल्सो
डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसमें जो है जितने भी हम यूट्यूब पे क्लास लेते हैं उसके नोट्स और आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती है, गाइडेंस चाहिए, तो वो यहाँ पे जो हम डिस्कस करते रहते हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी रह पाते हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल इसको स्कैन कर लीजिए, जिससे आप फिर मेरे चैनल में जो है जुड़ जाएंगे और हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह पाएंगे। तो प्लीज़ यार ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करो और पॉलिटिकल साइंस में जो है फुल मार्क्स आपके आ जाएंगे, ये तो गारंटीड है अगर आप ये सारी चीज़ें जो है फॉलो करते हो। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो और कौन सी वीडियोस आपको चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।